हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग को देखना था क्या, अदर सोर्स के इनकम। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको स्टडी कर लिया है। हम लोगों ने देख लिया था कि कौन से इनकम अदर सोर्स में आएगी। जाहिर सी बात है, जो इनकम इन चारों हेड्स में नहीं आती है वो किस में आती है? अदर सोर्स में आती है। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने ये देख लिया था कौन कौन सी इनकम अदर सोर्स में आएगी। डिविडेंड की इनकम, लॉटरी इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, रेंटल, की मैन इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, है ना, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टाफ वेलफेयर स्कीम, एडवांस मनी फॉरफिटेड, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन। फिर हमने पढ़ा था ये सारी इनकम भी किस में आने वाली है? अदर सोर्स की इनकम में, है ना। कौन कौन सी इनकम? जैसे डायरेक्टर की फीस होती है, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, यानी हमने किराए पे लेके फिर से किराए पे उठा दिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, एग्रीकल्चरल इनकम आउटसाइड ऑफ इंडिया, डायरेक्टर्स कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन, फैमिली पेंशन, है ना, एंड द अनडिस्क्लोज सोर्स। ये सब के सब हम लोगों ने स्टडी कर लिया था ऑलरेडी। एंड गिफ्ट्स, अगर किसी को गिफ्ट मिलता है तो ये भी अदर सोर्स की इनकम होती है, अगर उस गिफ्ट की वैल्यू कितने से अधिक हो? 50,000 से ज्यादा हो। अगर कैश गिफ्ट मिल रहा है 50,000 से ज्यादा तो अदर सोर्स की इनकम है ना। इवन तो अगर कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिला है तो उसकी भी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो उसकी भी वैल्यू टैक्सेबल होगा। अब ये मत सोचिएगा 50,000 से ज्यादा होगा वो अदर सोर्स की इनकम है, इंटायर वैल्यू क्या हो जाएगी? अदर सोर्स की इनकम। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको मिल रहा है लाइक गोल्ड, ज्वेलरी, उसकी भी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो वो भी किस में आएगा? वो भी आपकी आएगी अदर सोर्स की इनकम में। हम लोग को आज ये देखना था एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या दिया है? अच्छा नहीं, ऑलरेडी ये भी हम लोग ने स्टडी कर लिया था, क्यों, लास्ट वीडियो में। तो हम लोग ने देखा था दिस क्लॉज विल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। अगर आपको रिलेटिव से अगर ये सब अगर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो सर वो गिफ्ट इनकम नहीं मानी जाएगी, तो अदर सोर्स की इनकम नहीं है वो। और रिलेटिव्स में ये सारे रिलेटिव्स आते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज में अगर कोई भी अगर गिफ्ट मिलता है वो भी अदर सोर्स की इनकम में नहीं आएगा, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट, अंडर अ विल और इनहेरिटेंस। अच्छा, इसमें क्वेश्चन उठता है कि मान लो पहली बार शादी कर रहा है, दूसरी बार शादी कर रहा है, तीसरी बार शादी, सर सिर्फ लाइफ में सिर्फ एक बार, है ना। नाउ नेक्स्ट, अंडर अ विल और इनहेरिटेंस। अंडर अ विल और इनहेरिटेंस मतलब कि अगर वसीयत के थ्रू अगर कोई भी अगर प्रॉपर्टी मिलती है वो भी किसमें नहीं आएगी? अदर सोर्स की इनकम में नहीं आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? डेथ ऑफ अ पेयर और डोनर। अगर डोनर की क्या हो गई? डेथ हो जाती है ना। डेथ ऑफ द पेयर और द डोनर, तो जो भी प्रॉपर्टी मिलती है, कई लोग होते हैं ना डोनेट कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो जो डोनेट करते हैं वो भी डोनर की डेथ हो गई, अब उसकी प्रॉपर्टी आ रही है तो वो अदर सोर्स की इनकम में नहीं आने वाला। फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटीज, इन सब से अगर कुछ भी अगर मिल रहा है सब पूरी तरह से क्या है? एग्जेम्प्ट है, वो अदर सोर्स की इनकम में नहीं आने वाला। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यार, समझाया है। लैंड, बिल्डिंग हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो सकता है, स्कल्पचर है, शेयर सिक्योरिटीज है, ड्राइंग है, एनी वर्क ऑफ आर्ट है, ज्वेलरी है, पेंटिंग है, बुलियन है। बुलियन मतलब वही सोना चांदी, है ना, उसी को कहते हैं। मतलब जो प्रीसियस मेटल्स होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? बुलियन। ठीक है ना। तो ये सब चीजें अगर आपको मिल रही है, सर ये सब किस में आएगी? ये सब बेसिकली किस में आती है? इन सबको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर इस तरह की कोई भी चीजें अगर आपको मिल रही है तो इनको हम लोग किस में लाते हैं? ये बिल्कुल हो सकती है अदर सोर्स की इनकम। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल दिया हुआ, मिस्टर घनश्याम रिसीव 40,000 फ्रॉम मिस्टर टेनिडा एंड 20,000 फ्रॉम मिस्टर घनादा, as aggregate value of gift is exceeds 50,000, the whole sum of 60,000 is taxable। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? घनश्याम को क्या मिल रहा है? 40,000 रुपए किससे मिल रहा है? टेनिडा से, और 20,000 घनादा से क्या मिल रहा है? गिफ्ट मिल रहा है। तो दोनों की वैल्यू जो है ना, कितने से अधिक हो गई? तो इसलिए पूरा इंटायर वैल्यू 60,000 इज टैक्सेबल अंडर द अदर सोर्स की इनकम। डीम्ड डिविडेंड माना गया, डिविडेंड इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर कोई कंपनी है, पेमेंट बाय अ लोन, एडवांस टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्लोजली हेल्ड कंपनीज ट्रीटेड एज डिविडेंड। केस वन, लोन और एडवांस गिवन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। अगर कोई लोन या एडवांस दिया जा रहा है किसके द्वारा? क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा। अब क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या है? इज
परसीव्ड जनरली एज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज, इन्हीं को बोलते हैं। गिवन टू अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, और वो लोन किसको दिया जा रहा है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। द शेयर होल्डर बेनिफिट, और उस शेयर होल्डर का उस कंपनी में शेयर कितना है? 10% या उससे ज्यादा शेयर है। तो जो भी लोन उस शेयर होल्डर को मिलेगा, एडवांस इज ट्रीटेड एज डिविडेंड इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है ना सर? ये क्यों बनाया गया? ये अदर सोर्स डिविडेंड में मान लिया जाएगा, डिविडेंड है नहीं लेकिन माना जाएगा वो डिविडेंड, अदर सोर्स की इनकम मान ली जाएगी। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्रॉड प्रैक्टिसेस हो रहे थे। फ्रॉड प्रैक्टिसेस मतलब आप अपनी कंपनी से ही लोन लेते थे। आप अपनी कंपनी से क्या कर लेते थे? लोन ले लेते थे, लोन वापस नहीं करते थे, बैड डेब्ट्स होता था, तो कंपनी का नुकसान भी दिख जाता था। और यहाँ हम तो लोन लिया, वो मेरी इनकम में भी नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट से टैक्स चुराने का एक तरीका था। तो गवर्नमेंट ने जब इस तरह की प्रैक्टिसेस देखी तो उन्होंने लॉ बना दिया कि अगर कोई बंदा अपनी कंपनी से लोन लेता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें उसके खुद के कितने परसेंट शेयर है, 10% या उससे ज्यादा, तो अगर जो भी लोन लेगा, लोन या एडवांस उठाएगा, वो डिविडेंड मान लिया जाएगा, वो उसकी अदर सोर्स की इनकम मान ली जाएगी। बात समझ में आई? तो ये किस लिए बनाया गया? ताकि जो लोग जो टैक्स की चोरी कर रहे थे उसको पकड़ा जा सके। दूसरा केस, लोन एडवांस गिवन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी given to a concern sole proprietor HUF firm AOP body of individual and company. One of the shareholder beneficiary holding 10% or more equity shares in the company has a substantial interest in such concern. जब ये गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तब उन्होंने क्या किया? डायरेक्टली शेयर होल्डर अपने नाम पे नहीं लेने लगा, फिर क्या किया? उसने एक और कंपनी बनाई, है ना? उसने एक और कंपनी बनाई। अब उस कंपनी से लोन लेता था ये वाली कंपनी, हालांकि दोनों कंपनी मेरी ही है, और ये कंपनी लोन लेकर के उसको लोन नहीं चुकाती थी, तो उसका बैड डेब्ट्स होता था, नुकसान दिखता था। और यहाँ पे लोन ले रही है तो इसकी कोई इनकम तो बनी नहीं सर। बात समझे कि नहीं समझे? तो गवर्नमेंट अगेन टैक्स नहीं ले पाती थी। फिर गवर्नमेंट ने इसमें भी ये पॉइंट लगा दिया कि अगर दो क्लोज कंपनियां हैं, दो कंपनियां हैं, दोनों में ही मेरे शेयर है, और मैं एक कंपनी से लोन लेकर दूसरी कंपनी में लोन ले रहा हूं, है ना, तो वो लोन जो होगा ना, जो ले रहा है कंपनी, उसकी क्या मान ली जाएगी? डिविडेंड इनकम, डीम्ड मान लिया जाएगा डिविडेंड। समझे? तो ये, तो सच लोन एंड एडवांसेज इज ट्रीटेड एज, वो लोन और एडवांस किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? डिविडेंड की तरह ट्रीट किया जाएगा, लाभांश, यानी इनकी अदर सोर्स की इनकम मान ली जाएगी। तो वो तो समझ गए वो क्यों बनाया गवर्नमेंट ने, ऐसा क्यों किया, ताकि जो टैक्स के जो चोर लोग हैं, जो इस तरह के जो फॉल्स प्रैक्टिसेस कर रहे थे, वो खत्म हो। नाउ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या अदर सोर्स के इनकम में कुछ माइनस होता है? कुछ लेस भी कर सकते हैं कि सब इनकम में ऐड ही होने वाला है? तो होता है, इसमें डिडक्शन मिलता है। अगर तुमने क्या है, उस इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चा किया, अदर सोर्स की वो इनकम को कमाने के लिए कुछ खर्च किया है, माइनस कर लो। जैसे जैसे आपने क्या दिया? कमीशन एंड रेमुनरेशन फॉर रियलाइजिंग डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है ना? 1 मिनट। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, क्या है, रिपेयर। अगर देखो कमीशन तो समझ गए, अगर तुमने कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट कमाने में कोई कमीशन रेमुनरेशन दिया, उसको माइनस कर लो। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द स्टाफ वेलफेयर स्कीम, हमने स्टाफ वेलफेयर स्कीम के तहत कुछ पैसा लिया, स्टाफ वेलफेयर स्कीम के तहत हमने कुछ पैसा लिया, और फिर क्या किया है? स्टाफ वेलफेयर, और उसमें क्या दिया कितना? मान लो स्टाफ वेलफेयर स्कीम से के नाम पे ना सारे एम्प्लॉय से मैंने बोला हर महीना ना आप लोग 1000 रुपए दो या 100 रुपए दो, जो भी है। तो फंड करीबन कलेक्ट हुआ कितना? करीबन 2 लाख का। और हमने उसमें एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च कितना किया? सपोज 60,000 रुपए, तो 40,000 बचे ना, 40,000 बचे ना, कितना खर्च हो गया? 60,000, तो माइनस कर लो। बाकी 40,000 ही आपकी अदर सोर्स की इनकम में दिखाना है। रिपेयर, डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा लेटिंग द प्लांट मशीनरी, अगर हम मशीनरी फर्नीचर प्लांट को भाड़े पे दे रहे हैं, बात समझे कि नहीं समझे? क्या चीज भाड़े पे दे रहे हैं? रिपेयर, डिप्रिसिएशन, ये सब चीजें अगर हम भाड़े पे, सॉरी, प्लांट मशीनरी भाड़े पे दे रहे हैं, फर्नीचर भाड़े पे दे रहे हैं,
तो आपको पता है फर्नीचर प्लांट सब में क्या रिपेयरिंग भी तो करानी पड़ेगी ना। एक शामियाना वाला है वो क्या करता है, फर्नीचर नीचे भाड़े पे देता है, तो क्या टूट फूट नहीं होती है, रिपेयर नहीं करना पड़ता, खर्चा उसका भी आता है। तो जो खर्चा आ रहा है वो माइनस नहीं होगा, होगा बिल्कुल माइनस होगा, उसको माइनस कर लो। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन फैमिली पेंशन, अगर कोई है पेंशनर की डेथ हो गई, फैमिली को फैमिली पेंशन मिल रही है, तो उसमें डिडक्शन ये है फॉर्मूला, 15,000 का डिडक्शन मिलेगा या 33% ऑफ सच पेंशन विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से। मान लो कोई फैमिली उसको पेंशन हर महीना मिलता है कितना, मान लेते हैं 10,000 रुपये मिलता है, तो साल का कितना मिलेगा, 1,20,000। तो 1,20,000 का 1/3 कर लो, 33.33% मतलब 1/3 ही होता है। 40,000 आया तो 40,000 और 15,000 जो दोनों में से कम हो, 15,000 का नहीं, 1,20,000 में 15,000 का रिडक्शन हो जाएगा, 1,05,000 अदर सोर्स की इनकम। तो बस फॉर्मूला बस यहीं पे एग्जाम में ये पूछता भी है। एनी अदर एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग इनकम, कोई और खर्चा करना पड़ा, मान लो मैंने कोई किराए पे जगह लिया 10,000 में, उसको मैंने 18,000 किराए पे उठा भी दिया, तो मैंने खुद कितने पे किराए पे लिया 10,000, तो उठाया कितने पे 18,000, तो 18,000 में मैं 10,000 तो मुझे भी देना पड़ेगा ना, तो 10,000 माइनस कर लो, फिर 8,000 रुपये आपकी इनकम है, अदर सोर्स की इनकम। बहुत सिंपल है ये, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इन सब में बस इसी का ध्यान रखना आपको, फैमिली पेंशन वाले का। अभी एक छोटा सा असाइनमेंट है, देखिए देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सबमिटेड द मिस्टर राजन कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम असेसमेंट ईयर जो भी है। नाउ डायरेक्टर्स फीस रिसीव बाय फ्रॉम एल बाय लिमिटेड कितना है, 3,000 है, ठीक है। नाउ एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, तो डायरेक्टर की फीस मिल रही है, अदर सोर्स की इनकम में आएगा पक्का। अब एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इंडिया में, जो एग्रीकल्चर लैंड से जो आप कमाए 10,000 रुपए एग्रीकल्चर इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल, नेपाल से अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आई तब वो अदर सोर्स की इनकम है सर, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड कहाँ होना चाहिए, इंडिया में। आउटसाइड ऑफ इंडिया है तब तो सर टैक्सेबल है। ब्याज कमा रहे हो, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एफडीआर, बैंक की एफडी से ब्याज बनाए कितना, 12,000 अदर सोर्स की इनकम। ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, आप सभी को पता है सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, तो 600 रुपए एग्जेम्प्ट कर लो। ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,200 रुपए अदर सोर्स की इनकम है। पीपीएफ पे बन रहा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, याद होगा पीपीएफ पे जो भी ब्याज बनता है पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, पूरी तरह से क्या होता है, एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्प्ट हो गया 4,000। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी खरीदे हो 3,000 रुपए पे ब्याज बनाए, ये भी अदर सोर्स की इनकम। एग्जाम्प्ट सिर्फ कौन सा हुआ, सेविंग अकाउंट, 10,000 तक का ब्याज एग्जाम्प्ट होता है सेविंग अकाउंट पे, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो चाहे वो बैंक में हो। और पीपीएफ, पीपीएफ पे जो भी ब्याज बनेगा पूरी तरह से एग्जाम्प्ट। अब सर ये डिविडेंड मिला इनको अजंता लिमिटेड से, अजंता लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, भारत की। तो आपको मैं बता दूं, भारत की कंपनी से अगर कोई डिविडेंड मिलता है एग्जाम्प्ट होता है 10 लाख तक, कितने तक, 10 लाख तक, वो तो आपने पढ़ा था। तो सर जी कितना है, 8,000 है, तो आराम से एग्जाम्प्ट है सर। भारतीय कंपनी से डिविडेंड, अगर ये फॉरेन की कंपनी से डिविडेंड मिलता होता है, फॉरेन की कंपनी में मैंने शेयर में पैसा लगाया होता, उसमें मुझे डिविडेंड मिलता, तब तो वो तुरंत टैक्सेबल होता। लेकिन इंडियन कंपनी में अगर आपने क्या कर रखा है, इंडियन कंपनी में अगर आपने अगर डिपॉजिट कर रखा है, सही है ना, इंडियन कंपनी के अगर शेयर्स खरीद रखे उसमें अगर कोई डिविडेंड मिलता है तो अदर सोर्स की इनकम। लॉटरी प्राइज रिसीव, लॉटरी प्राइज किस में आएगा, अदर सोर्स की इनकम। लॉटरी प्राइस किस में आने वाला है, अदर सोर्स की। कहीं कोई दिक्कत, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग अ फ्लैट, हमने रेंट किस लिए दिया है, सबलेटिंग अ फ्लैट, सबलेटिंग अ फ्लैट का मतलब समझते हैं, फ्लैट को किराए पे लेके फिर से हमने क्या कर रखा है, तो हमने खुद रेंट पे कितने पे लिया है और हम कितने पे उठा रखे हैं, कमा कितना रहे हो, 6,000 पे लेके 12,000 पे उठा दिया, तो 6,000 तो कमा रहे हो। उसमें भी कह रहा है ना वो
₹600 खर्च करना पड़ रहा है रेंट को वसूलने में, तो उसमें से भी 600 माइनस कर लो, ₹5400 हाथ में आ रहा है तुम्हारे। He hence also spent 10,000 for the purchase of lottery tickets, receiving the prize on the ticket। समझ गए कि नहीं समझ गए ये? तो उसने क्या किया, लॉटरी टिकट्स एंड रिसीव द प्राइज ऑन वन टिकट, है ना। तो यहाँ पे कह रहे लॉटरी खरीद का प्राइस, जो लॉटरी खरीदे थे उस पर करीबन 10,000 खर्च किए हो तुम, और जीते कितना हो, 40,000। तो सोचो 40,000 में से 10,000 माइनस नहीं होता। कैजुअल इनकम में कोई खर्चा किए हो वो माइनस नहीं कर सकते, कैजुअल इनकम है ना सर। तो इस तरह की लॉटरी इनकम इन सब में डिडक्शन नहीं देती गवर्नमेंट। क्यों? अब घोड़े पर पैसा लगा 1 लाख, 1 लाख रुपया, घोड़ा जीत गया, 10 लाख कमाए, तो 10 लाख में 1 लाख माइनस हो, गवर्नमेंट कहता ना। कसीनो में जुआ खेले, 10,000 लगाए, 40,000 जीते, नहीं माइनस होगा। क्यों? अगर गवर्नमेंट डिडक्शन देने लगेगी ना, तो गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है, तो आपका फिर आप प्रोवोक होगे कि हमें तो डिडक्शन मिल जाएगा। तो यानी कि हम आपको प्रमोट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इस तरह की चीजों में पैसा लगाओ, और गवर्नमेंट इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहती, इसीलिए वो डिडक्शन नहीं देती इन सब पे। समझ गए? तो लॉटरी वॉटरी में कोई अगर एक्सपेंस हो रहा है, उसका जो भी एक्सपेंस होता है वो कहीं माइनस नहीं होने वाला, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। डायरेक्टर्स फीस किस में है? 3,000। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल, अदर सोर्स के इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट एग्जाम्प्ट हो गया, ₹600। हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पीपीएफ एग्जाम्प्ट हो गया, ऐसे लिख दिया करो एग्जाम। एनएससी 3,000 अदर सोर्स की इनकम, डिविडेंड फ्रॉम अजंता, लॉटरी इनकम 40,000। अब इसमें देखिए यहाँ पे रेंट रिसीव 12,000, उसमें से 6,600 माइनस कर दिया, ₹5400 इनकम आई, फाइनली 79,600। वन थिंग मोर, एक बात का ख्याल रखना। क्या चीज? आपको पता है इस सब में मैक्सिमम चीजें जो इनकम कमाते हो ऑटोमेटिकली, जब हम आईटीआर फाइल करते हैं क्या करते हैं, तो ब्याज वाज की इनकम अपने आप आ जाती है, डिविडेंड की इनकम अपने आप आ जाती है, वहां फेच कर लेता ऑटो, क्योंकि हर जगह आपका पैन नंबर लगा हुआ है, तो वहां से पैन से ये पिक कर लेता है। और आप लोग को दिखाया भी था मैंने जब आईटीआर फाइल कर रहे थे, तो ब्याज वाज का, सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट का अपने आप वहां पे फेच कर ले रहा था। नेक्स्ट सर, अगला क्या है? अगला ये देखो कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है, वी नीड टू सॉल्व। चलिए, मेंशन सम ऑफ द इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो क्लियर है सब लोग को? ब्याज, ब्याज, ब्याज की इनकम किस में आएगी? अदर सोर्स की इनकम। ब्याज की इनकम क्या है? अदर सोर्स की इनकम है। You have received a sum of ₹40,000 from your employer as a gift, है ना। अदर सोर्स में तो कई सारे इनकम आप दिखा सकते हो, पेंशन, फैमिली पेंशन, फीस, गिफ्ट, 50,000 से अधिक आ रहा है, ये सब अदर सोर्स की इनकम में आता है। इंटरेस्ट की इनकम अदर सोर्स में आती है। यू हैव रिसीव्ड अ सम ऑफ 40,000 फ्रॉम योर एम्प्लॉयर एज अ गिफ्ट, 40,000 का गिफ्ट मिल रहा है, अदर सोर्स की इनकम है कि नहीं है? जल्दी बताओ। नहीं है ना? बोलो। क्यों? 50,000 से ज्यादा नहीं है, 50,000 ज्यादा होगा तब ये गिफ्ट की इनकम होगी। What will be your answer if the above sum was gifted by your father? बताइए। बिल्कुल सही, अदर सोर्स में नहीं आएगी, फैमिली से मिल रही है, फादर से मिल रही है तो। ए फैमिली पेंशन रिसीव बाय अ फैमिली मेंबर ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। जल्दी बताइए। फैमिली पेंशन रिसीव बाय अ फैमिली मेंबर ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। फैमिली पेंशन अदर सोर्स की इनकम होती है। फैमिली पेंशन क्या होती है? अदर सोर्स की इनकम होती है। अरे भाई, जो बंदे थे, बंदे जिसको फैमिली जो पेंशन मिलता है, पेंशनर की डेथ पे फैमिली को पेंशन मिल रही है, तो फैमिली पेंशन, ध्यान रहे, अदर सोर्स की इनकम होती है। इसमें डिडक्शन कैसे मिलता अभी पढ़े थे, 1/3 या 15,000, जो दोनों में से कम हो, कम हो। कहानी खत्म। नाउ यू हैव रिसीव अ सम ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम
कौन बनेगा करोड़पति? स्टेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड ऑन सच इनकम। इस पे बताओ कितना टैक्स देना है। 2 लाख रुपए अगर हमें कौन बनेगा करोड़पति भी जीत रहे हैं तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कितना टैक्स देना है 2 लाख की इनकम पे। कैजुअल इनकम है ना, कैजुअल इनकम पे कितना टैक्स लगता है? 30%। तो कितना आएगा टैक्स 2 लाख के ऊपर? 60,000 रुपए। 60,000 रुपीज टैक्स कट जाएगा। कैजुअल इनकम है ना सर, कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स लगता है, तो 60,000 टैक्स देना पड़ेगा। 1,40,000 आपके हाथ में इनकम आएगी। समझ गए? नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लबिंग ऑफ इनकम। समझ रहे हैं ना? सो द क्लबिंग ऑफ इनकम विल कवर टुमारो। कल हम लोग इसको कवर करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। उसका बस एक छोटा सा फंडा यही है कि अगर नॉर्मली एसएससी किसकी इनकम पे टैक्स देता है? अपनी इनकम पे। बट कई बार होता है किसी और की इनकम हमारी इनकम में क्या होती है, ऐड होती है, तो चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है ना? तो नॉर्मली हम क्या होते हैं, हम अपनी इनकम पे टैक्स देते हैं, लेकिन जब किसी और की इनकम भी हमारी इनकम में ऐड होती है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये किस केस में होता है? दिस इज कॉल्ड क्लब। क्लब मतलब जोड़ना। क्लब मतलब क्या है? जोड़ना। तो कौन कौन सी सिचुएशन है इसको, हालांकि हम लोग शुरुआत में कुछ पढ़े थे, माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स की इनकम में ऐड होती है, पढ़ा था ना? उसी तरह की वही सब चीजें यहाँ पे कवर करनी है। सो कल हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो क्लबिंग ऑफ इनकम का छोटा सा टॉपिक है, और एक और चीज हम लोग स्टडी करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये 2 टॉपिक कल हो जाएगा, विल ट्राई। ठीक है? तो अब ज्यादा कुछ रह नहीं गया, मेन प्रैक्टिकल अप्रोच है। पैन आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है ना? पैन का मैंने क्लास में प्रैक्टिकल करा दिया है। ठीक है? तो बस उसको आप लोग को ध्यान दीजिएगा पैन वाले में। पैन में अब कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।